हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी की क्लास ले रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है उसको समझा था। एक सामान्य समझ विकसित की थी कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकार में बेसिक अंतर क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्लस ये भी देखा था कि नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा क्या बताई गई है और अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या बताई गई है। यहां तक हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आर्टिकल 38 के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग 36-37 पढ़ लिए हैं, 38-39 सोआन आगे हम लोग ऐसे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद 38 के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, अनुच्छेद 38 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से सवाल आप सबको पता हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप पेट का एग्जाम ले लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम ले लीजिए, चाहे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम ले लीजिए, बिना नीति निर्देशक तत्वों के एग्जाम का पेपर बन ही नहीं सकता। पॉलिटी में चाहे कहीं से सवाल आए या ना आए, लेकिन डीपीएसपी से सवाल जरूर पूछा जाता है। ये आप सबको पता है। आप कोई भी हाल ही का पेपर उठा के देख लीजिए, वहां पे डीपीएसपी से सवाल आना सुनिश्चित है, 100% ये गारंटेड है कि डीपीएसपी से एक सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो क्यों ना इसका हम लोग गहन तरीके से अध्ययन कर ले, ताकि भविष्य में कोई भी सवाल डीपीएसपी से अगर पूछा जाए तो हम एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही करते हुए आए। आइए देखते हैं अनुच्छेद 38। फ्रेंड, इसमें क्या कहा गया? तो इसके द्वारा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। ध्यान देने वाली बात है। देखिएगा क्या कह रहा है भैया। तो अनुच्छेद 38 के द्वारा किसकी स्थापना होती है? सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अगर कभी आपसे सवाल पूछ ले कि अनुच्छेद 38 के माध्यम से किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना होती है, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र या फिर सामाजिक लोकतंत्र, तो आप क्या बताएंगे कि इसके द्वारा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब देखिए, 38 में दो बातें कही गई हैं, एक अनुच्छेद 38(1) और दूसरा अनुच्छेद 38(2)। अनुच्छेद 38(1) में क्या कहा गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। मतलब सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। ठीक है, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन सबसे विकसित लोकतंत्र क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि हमें केवल अभी तक राजनीतिक अधिकार ही प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक अधिकार के प्राप्त होने से तात्पर्य यह है कि सभी के वोटों का मूल्य एक है, वो चाहे आम नागरिक का हो, मजदूर का हो या भारत के राष्ट्रपति का हो, दोनों के मतों का मूल्य एक ही होता है, मतलब बराबर होता है। ठीक है, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो और चाहे सफाई कर्मी हो, तो सभी के वोट का मूल्य बराबर है। चीजें क्लियर है? तो ये तो हो गई राजनीतिक न्याय की बात। लेकिन सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय में हम अभी बहुत पीछे हैं, जिसका लक्ष्य हासिल करने के लिए हमको डीपीएसपी निर्देशित करता रहता है कि राज्य अपनी पॉलिसी इस तरीके से बनाए ताकि भविष्य में हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी प्राप्त कर सकें। जिस तरीके से अभी हमने राजनीतिक लोकतंत्र को प्राप्त किया है, उसी तरीके से हम भविष्य में इस प्रकार से नीतियां बनाएं और उन नीतियों का क्रियान्वयन इस प्रकार से करें कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी भारत में हो सके, ताकि भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहे, बल्कि सबसे मजबूत और विकसित लोकतंत्र भी बन सके। तो इसके लिए जरूरी क्या है? डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए राज्य की नीतियां बनाना और उनका क्रियान्वयन करना। मतलब यह है कि डीपीएसपी राज्य को निर्देशित करता रहता है कि इस प्रकार की नीतियां बनाई जाए, और राज्य का ये कर्तव्य होगा। और कर्तव्य हमेशा क्या होता है? अनिवार्य होता है। कर्तव्य को छोड़ के नहीं भाग सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, किसी से आप बात कर रहे हैं और अगर वो कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों का कोई मूल्य नहीं है, डीपीएसपी का कोई मूल्य नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि कर्तव्य हमेशा खुद से होता है, अंतःकरण से आती है कर्तव्य की भावना। और डीपीएसपी क्या है? राज्य के कर्तव्य है। ओके, जो हम अनुच्छेद 51 का पढ़ते हैं वो तो नागरिकों के कर्तव्य पढ़ते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है वो किसके कर्तव्य हैं? राज्य के कर्तव्य। याद रखिएगा, अगर कभी सवाल भी पूछ ले कि राज्य के कर्तव्य किस में है, तो आप कहेंगे 36 से 51 तक में राज्य के कर्तव्य हैं। ठीक है, लेकिन पूछे नागरिकों के कर्तव्य, तो अनुच्छेद 51 का में भाग 4 का में नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं। चीजें क्लियर है? आइए देखते हैं। अब देखिए भैया,
38(1) के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से भरपूर व्यवस्था स्थापित करना। मतलब क्या है कि 38(1) कह रहा है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से भरपूर व्यवस्था स्थापित करने का क्या करेगा भैया, प्रयास करेगा। मतलब राज्य अपनी तरफ से ये प्रयास करेगा कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो सके, ये हमेशा निर्देशित करता रहता है। ठीक है, अब देखिए 38(2) में क्या कहा गया है। 38(2) में कहा गया है आय की जो असमानता है उसको क्या करना, कम करना। सुविधाओं में जो असमानता है कि किसी के पास एसी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है और किसी के पास 2 जून की रोटी भी नहीं है, तो ये जो आय की और सुविधाओं की असमानता है इसको कम करना। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में भी चाहे वो बिजनेस का हो, केंद्रीकरण किया जा रहा है। ठीक है, 2 से 3 लोगों के हाथ में ही सारी चीजें सौंप दी जा रही है। आप देखते होंगे कि समय समय पे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि संविधान खतरे में है। तो संविधान खतरे में होने का तात्पर्य क्या है? क्या संविधान को जला दिया गया है? ऐसा नहीं है, बल्कि संविधान के खतरे में होने का तात्पर्य यह है कि संविधान में जो बातें कही गई हैं उनको पूर्णतः लागू नहीं किया जा रहा है, ये खतरा है। ना कि ये कि संविधान को हटा दिया जाए तभी खतरा है। ठीक है, तो संविधान में जो चीजें बताई गई हैं अगर उस लक्ष्य से हम भटक रहे हैं तो इसी को कहा जाता है कि संविधान खतरे में है। ठीक है, संविधान खतरे का होने का तात्पर्य ये नहीं है कि संविधान को नष्ट कर दिया गया या जला दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आय, सुविधाओं व अवसर की असमानता को कम करना। तो जो राज्य है वो व्यक्तियों के बीच में आय की असमानता जो है, सुविधाओं की असमानता जो है या अवसर की जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा। राज्य कोशिश करता है कि जिस प्रकार से बड़े व्यक्तियों की आय है, भारत में आप देखते होंगे कि 70% जो आय है, 70% जो संपत्ति है वो मात्र 3 से 4% व्यक्तियों के हाथ में है। ठीक है, तो इसीलिए विकेंद्रीकरण करने का प्रयास राज्य करेगा, सभी के हाथ में इतना रहे कि वो गौरवपूर्ण और मानवीय जीवन जी सके। ठीक है, तो आय, सुविधाओं और अवसर की जो असमानता है राज्य उसको अपनी नीतियों के माध्यम से क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 38 किससे संबंधित है, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित है। और इसमें कहा क्या गया है, कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से भरपूर व्यवस्था स्थापित करने का राज्य प्रयास करेगा, इस प्रकार से नीतियां बनाएगा। इसके अलावा 38(2) में क्या कहा गया है कि आय की, सुविधाओं की और अवसर की असमानता को राज्य कम करने का प्रयास करेगा। कोशिश रहेगी सबकी आय लगभग बराबर हो, सुविधाएं सबको मिले, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका लाभ, कानूनी सुविधाएं हैं उनका लाभ सभी को समान रूप से मिल सके, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अनुच्छेद। देखिए भैया 36, 37 और 38 हमने पढ़ लिया। इसके आगे हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं, अनुच्छेद 39 के बारे में। ठीक भैया, अनुच्छेद 39 के बारे में। तो अनुच्छेद 39 में क्या व्यवस्था की गई है वो हम पढ़ेंगे। तो इसके द्वारा भारत में क्या होता है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अभी हमने 38 पढ़ा, उसके माध्यम से भारत में क्या होता है, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है और इसके माध्यम से भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो भैया देखिए जो अनुच्छेद 38 हमने पढ़ा उसके माध्यम से भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी, सामाजिक प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी या सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। वहीं जब हम अनुच्छेद 39 पर डिस्कस करेंगे तो अनुच्छेद 39 के माध्यम से भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना की बात कही गई है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात। तो भैया अगर कभी आपको कोर्ट में मिलाने को दे दे कि अनुच्छेद 38 दे दे, अनुच्छेद 39 दे दे, कुछ और दे दे, तो 38 में क्या मिलाएंगे, सामाजिक लोकतंत्र, 39 में क्या मिलाएंगे, आर्थिक लोकतंत्र। सवाल यहां से भी बन सकता है, ये थोड़ा नहीं जरूरी है डायरेक्ट आपसे अनुच्छेद 39 पूछे। ठीक है, तो हर माइन्यूट चीज पे हमको गौर करना है ताकि सवाल छूटने ना पाए। और आप सबको पता है कि चाहे वो छोटा सा छोटा एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, हर जगह पे डीपीएसपी से एक सवाल बनता ही बनता है। और हम इसको इस तरीके से मट्ठे जैसा मथ के पढ़ेंगे
कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक भैया, आइए देखते हैं। अब देखिए 39 के माध्यम से भारत में किसकी स्थापना हो रही है? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। अब 39 में कई पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे आपका एक पार्ट दिया गया है आर्टिकल 39A में क्या कहा गया है? भैया 39A में ये कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। तो स्त्रियों और पुरुषों को भारत में जो निवास कर रहे हैं उनको आजीविका के मतलब क्या है इसका? जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना भैया। तो स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना ये किसका कार्य है? राज्य का। ठीक है, तो सब मिला के ये कहना चाहता है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा, ऐसी योजनाएं लाएगा जिसके माध्यम से जो हमारे यहाँ की स्त्री हैं और पुरुष हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनको आजीविका के पर्याप्त साधन मिल सके ताकि वो अपने रोजी रोटी का गुजारा कर सके, 2 टाइम का भोजन अपने लिए जुटा पाए। ठीक है, तो ये राज्य का कर्तव्य है। मैंने क्या बताया कि नीति निर्देशक तत्व तो राज्य का कर्तव्य है और कर्तव्य हमेशा अनिवार्य होता है। आप अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते हैं। आज आप जो देखते हैं लोक कल्याणकारी जितनी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है? नीति निर्देशक तत्वों को, क्योंकि ये हमेशा सरकार को इंगित करता रहता है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो चाहे आप सेवा योजना कार्यालय देखते हैं, चाहे आप कोरोना के समय वितरण देखते हैं, आजीविका के लिए जो अन्न का वितरण किया जा रहा है, या कोरोना वैक्सीन देखते हैं, तो कुछ लोग इस पे तर्क और वितर्क करते हैं कि सरकार इतना सब तो कर रही है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि ये आपका अधिकार है और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करे, क्योंकि डीपीएसपी में ये सारी चीजें कही गई हैं। तो डीपीएसपी में क्या कहा गया है कि स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का काम किसका है? राज्य का है। ये राज्य का कर्तव्य है। आज आपको सबको पता है कि पिछले 40 साल में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है। ठीक है, पिछले 40 साल में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है। तो जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो किससे नौकरी मांगेंगे? सरकार से। और सरकार का ये कर्तव्य है, अनुच्छेद 39A में ये कहा गया है कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वह स्त्री और पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 39B क्या कहता है। अनुच्छेद 39B में कहा गया है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। तो देश के जो संसाधन है, वो चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, जैसे कोयला की खदानें हैं आपकी, ठीक है, या जो भी संसाधन, चाहे वो वन हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो नदियां हो, ठीक है, इन सारों का प्रयोग जो किया जाएगा वो देश के संसाधनों का प्रयोग किसके हित में किया जाएगा भैया? जनहित के प्रयोग में किया जाएगा, ना कि बिजनेसमैन के हित में किया जाएगा। ठीक है, किसके हित में किया जाएगा? जनहित में। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? तो जो देश के संसाधन है, आज आप सबको पता है कि देश के महत्वपूर्ण संसाधन, चाहे वो एयरपोर्ट रहे हो, चाहे वो रेलवेज रहे हो, एक एक करके क्या किए जा रहे हैं? प्राइवेट किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 39B क्या कहता है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना है। ठीक, चीजें क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं भैया। 39 से क्या कहता है कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना है। इसके का तात्पर्य भैया, तो जो उत्पादन के साधन है, मतलब जैसे उद्योग हैं, जैसे कारखाने हैं, तो इनका विकेंद्रीकरण करना है। ऐसा नहीं करना कि सारे उद्योग, सारे बिजनेस एक ही बिजनेसमैन के हाथ में पकड़ा देना। जैसे आज क्या किया जा रहा है, आप चाहे रेलवे बिके, चाहे एयरपोर्ट बिके, जैसे आपका लखनऊ एयरपोर्ट है, वहां पे किसका लोगो लग गया है? अडानी एयरपोर्ट का लग गया। पहले क्या होता था? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के नाम से वो जाना जाता था। तो इस समय जो बिजनेस है उसका केंद्रीकरण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? केंद्रीकरण। भारत के 2 से 4 बिजनेसमैन के हाथों में ही सारी संपत्ति, सारी बिजनेस सौंप दिया जा रहा है। लेकिन वही हमारा अनुच्छेद 39C क्या कहता है भैया? तो हमारा जो डीपीएसपी है वो राज्य को निर्देशित करता है कि भैया क्या करना है? उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना भैया, ताकि हर जो एमएसएमई सेक्टर के बिजनेसमैन हैं उनका भी कल्याण हो सके और जो मिलीनियर और ट्रिलियनियन है उनका भी कल्याण हो सके। ठीक है, तो 39C में क्या कहा गया है? उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचाना। ठीक है, तो उत्पादन के जो क्षेत्र हैं, कारखाने हैं, उद्योग
इनकी जो इकाइयां लगी हैं वो केवल एक बिजनेसमैन के हाथ में ना जाए, जैसा आजकल हो रहा है कि अडानी और अंबानी के हाथ में ही सारी चीजें जा रही हैं। तो वहीं पे ये रोक लगाता है कि उत्पादन के साधनों का क्या किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए, मतलब कि उसको तोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में संसाधन दिया जाए। चीजें के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39D क्या कहता भैया। 39D कहता है कि राज्य मतलब सरकार ये प्रयास करेगी क्या, कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए भैया। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए। ये कहां कहा गया है, 39D में। तो राज्य ये प्रयास करेगा कि अगर कोई काम जो एक ही योग्यता का है, उसको चाहे स्त्री करे या फिर पुरुष करे, उनके वेतन में कोई अंतर नहीं होगा। तो इस इंडिकेशन को ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारी सरकार को निर्देशित कर रहे थे, तो आज आप सबको पता होगा ही कि चाहे गवर्नमेंट टीचर कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, दोनों का वेतन क्या है, समान है, अगर वो समान कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहा गया है, 39D में। ये इंपॉर्टेंट भैया, यहां से सवाल बनता है। ठीक, तो ये 39D इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था कहाँ कही गई है, 39D में। तो राज्य के पास यानी सरकार के पास जब पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है, सरकार के पास जब पर्याप्त साधन क्या हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, तो स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। चीजें क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं भैया। 39E में क्या कहा गया है, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। भैया इसको पढ़ लीजिए, और अगर अब कोई कहेगा कि भारत सरकार ने यानी मोदी सरकार ने आपको फ्री में वैक्सीन दिया है, तो आप क्या करेंगे, फ्री में वैक्सीन दिया है तो आप क्या करेंगे भैया, उसके सामने बताएंगे अनुच्छेद 39E। अनुच्छेद 39E में क्या कहा गया है, 39E में कहा गया कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा, राज्य का, यानी सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो जैसे कोविड-19 के अंतर्गत आप देखे होंगे कि सभी के लिए फ्री वैक्सीन की व्यवस्था की गई। तो क्यों की गई, आज इसी संविधान के नाते आपको फ्री वैक्सीन मिला है। ठीक है, किसके नाते, संविधान के नाते, क्योंकि संविधान में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज के माध्यम से सरकार को यह निर्देशित किया गया कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा का करना किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना किसका कर्तव्य हो गया, राज्य का कर्तव्य हो गया। तो राज्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं अपने नागरिकों को प्रदान करेगा, उसी के अंतर्गत आपको वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई गई है। आप पे कोई एहसान नहीं किया गया है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए 39F, बचपन व यौवन को शोषण से बचाना। ठीक है, तो सरकार ये प्रयास करेगा और अगर जरूरी समझेगा, देखिए ये जो डीपीएस में चीजें बताई गई वो सरकार को निर्देशित करती हैं, और अगर सरकार के पास पर्याप्त साधन हो जाता है तो सरकार इन सारे अनुच्छेदों पे कानून बना के उसको संविधान में क्या कर सकती है, शामिल कर सकती है। जैसे 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, अनुच्छेद 21 का के माध्यम से किया गया। तो कहाँ है, यही की तो चीजें थी जिसको हम ले गए मूल अधिकार में शामिल कर लिए। तो यहाँ जितनी चीजें दी गई हैं, अगर सरकार चाहे तो उस पर संसद में कानून बना सकती है और कानून बना के उसको देश में लागू करवा सकती है। तो भैया बचपन व यौवन को शोषण से बचाना किसमें है, अनुच्छेद 39F में। तो आइए एक बार बहुत ही तेजी से अनुच्छेद 39 का रिवीजन करते हैं। भैया अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया कि भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो इसके माध्यम से जो अनुच्छेद 39 है उसकी प्रकृति क्या है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। 38 की प्रकृति क्या थी, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। 39A में क्या कहता है कि स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। 39B क्या कहता है, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। 39C कहता है कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा और रोजगार पहुंच सके। ये प्रयास करना किसका काम होगा, राज्य का काम होगा। इसके अलावा 39D में क्या कहा गया है, स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना किसका काम होगा, राज्य का काम होगा। और 39E में कहा गया है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी किसका कर्तव्य होगा,
राज्य का कर्तव्य होगा। और बचपन व यौवन को शोषण से बचाना, किसी का शारीरिक, मानसिक या बाल शोषण ना हो सके, किसी को बाल श्रम ना कराया जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए और राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो इसको रोके। ये कहा गया है तो 39 F में कहा गया। तो हमने अनुच्छेद 38 पढ़ लिया और अनुच्छेद 39 पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अनुच्छेद 40 क्या है। तो 40 देखने से पहले आप सबको पता है कि अनुच्छेद 39A भी है। ठीक है, अभी तक ये जो हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 39 के अंतर्गत पढ़ रहे थे, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है, अनुच्छेद 39A B C D E F स्मॉल में। अब आप सबको पता होगा कि एक संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन। ठीक भैया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है अनुच्छेद 39A, मतलब कैपिटल में ये ए, या हम कहेंगे अनुच्छेद 39 का। तो आइए देखते हैं भैया। देखिए, अनुच्छेद 39 का, या इसी को क्या लिख सकते हैं, ए 39 का या अनुच्छेद 39A। तो इसके बारे में पहले जान लीजिए, इसको कब जोड़ा गया? तो इसको 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया भैया? इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो जो भी वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भारतीय संविधान में जिनको संशोधन करके शामिल किया गया, अक्सर वहां से एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि अनुच्छेद 39 का या अनुच्छेद 39 कैपिटल ए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो यहाँ से सवाल पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप सबको पता होगा अक्सर अनुच्छेद 39 का पूछ लेगा, अनुच्छेद 43 का पूछ लेगा, अनुच्छेद 48 का पूछ लेगा। तो जो चीजें भारतीय संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भैया अनुच्छेद 39 का में क्या है? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया। और अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 39A में क्या कहा गया है। तो भैया अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना होगा। ठीक है, समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। ठीक, तो अनुच्छेद 39 का में क्या कहा गया है कि राज्य सामान्य न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का क्या करेगा भैया? प्रयास करेगा। उपलब्ध कराने का प्रयास। ठीक, तो इसको कब जोड़ा गया? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है अनुच्छेद 39 का में? इंपॉर्टेंट ये है कि इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। ठीक है, आप सबको पता है कि गांव में जो गरीब हैं उनके पास अपने वकील का खर्चा देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उनको राज्य अपनी तरफ से क्या करेगा? निःशुल्क, भैया क्या करेगा? निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब अपनी तरफ से क्या करेगा? वकील की व्यवस्था करेगा। ठीक है, कानूनी सलाहकार की व्यवस्था करेगा। ठीक, वकील की व्यवस्था करेगा, कानूनी सलाहकार की व्यवस्था करेगा, ताकि जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है उसका भी शोषण ना हो सके और वो अपने लिए अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए क्या कर रख सके? एक वकील रख सके या किसी कानूनी सलाहकार से सहायता ले सके। ये व्यवस्था कहाँ की गई है? अनुच्छेद 39 का में, जिसको किसके द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो भैया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39 का को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसमें व्यवस्था किया गया है कि सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, मतलब ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति का भी शोषण ना हो सके, उसके लिए भी समान रूप से कानूनी और विधिक सहायताएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर वो पैसे नहीं दे के वकील नहीं कर पा रहा है तो उसको एक वकील की व्यवस्था किसकी तरफ से कराई जाएगी? सरकार की तरफ से कराई जाएगी। ये सरकार का कर्तव्य होगा। नीति निर्देशक तत्वों में इसे बताया गया, मतलब जब सरकार के पास जरूरी संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो सरकार इसको लागू करने की क्या करेगी? कोशिश करेगी, या सरकार इस प्रकार की नीतियां बनाएगी जो इसको लक्षित करते हुए होगा,
ताकि डीपीएसपी में जो चीजें लिखी गई हैं उसकी क्या हो सके, पूर्ति हो सके, उनको लागू किया जा सके। चीजें क्लियर है अनुच्छेद 39 का। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग किसके बारे में भैया, आर्टिकल 40 के बारे में। ठीक, अनुच्छेद 40। तो देखिए हमने 36 पे डिस्कस कर लिया, अनुच्छेद 37 पे डिस्कस कर लिया, अनुच्छेद 38 पढ़ लिया, 39 में जितने पार्ट थे ए बी सी डी ई एफ तक पढ़ लिया, और उसके बाद 39 का जो 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था वो पढ़ लिया। अब हम पहुंचे हैं अनुच्छेद 40। ठीक है, तो 40 बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई पेपर बनता नहीं है। तो 40 में क्या है, पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण। भैया तो इसमें पंचायतों का गठन व सशक्तिकरण, पंचायतों का गठन व सशक्तिकरण। ठीक, देखिए अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, पंचायतों का गठन किया जाएगा और उनका क्या किया जाएगा भैया, सशक्तिकरण। तो राज्य पंचायतों का संगठन करेगा, गठन करेगा और उसको ऐसी शक्तियां और सत्ता प्रदान करेगा जिससे वह एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में क्या कर सके, काम कर सके। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, पंचायतों के गठन के बारे में और उसके अधिकार शक्तियों के बारे में, किस प्रकार उसको सशक्तिकरण किया जाए। तो पंचायतों का गठन किसमें कहा गया, अनुच्छेद 40 में भैया। अनुच्छेद 40 में क्या हो गया, पंचायतों का गठन हो गया। ठीक है, अब देखिए जब पंचायत बन गया मतलब पंचायत का गठन हो गया तो वहां के लोग हैं उनको कुछ काम वाम भी तो मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद 41 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 41 में क्या व्यवस्था की गई भैया, तो अनुच्छेद 41 में रोजगार प्रदान किया जाए। जब पंचायत का गठन हो गया तो 41 में रोजगार का अधिकार एवं बेरोजगारी, विकलांगता, बीमारी और वृद्धावस्था में सहायता। ठीक है, तो रोजगार का अधिकार, भैया 41 में क्या हो गया आपका, रोजगार का अधिकार, बेरोजगारी, विकलांगता, बीमारी और वृद्धावस्था में क्या हो गया, सहायता। ठीक, बेरोजगारी, विकलांगता, वृद्धा अवस्था में क्या भैया, सहायता। तो जो राज्य है, जो सरकार है, उसका ये कर्तव्य होगा कि बेरोजगारी के अंतर्गत, विकलांगता होने पर, वृद्धावस्था में वो क्या करेगा, नागरिकों की सहायता करेगा, या फिर बीमारी होने पर। ठीक है, तो इतनी अवस्थाओं में राज्य क्या करेगा, नागरिकों की सहायता। तो याद करने का तरीका जान लीजिए कि 41 में क्या, सॉरी 40 में क्या कहा गया, पंचायत का गठन। तो आपके ग्राम सभा में पंचायतों का गठन हो गया भैया। तो पंचायत अब क्या करेगा, पंचायत आपको रोजगार देने की बात करेगा ताकि वहां के जो व्यक्ति हो काम कर सके, उनको बेरोजगारी से मुक्त करेगा, विकलांगता में, वृद्धावस्था में, बीमारी में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। तो ये हो गई 41 में। अब इसके आगे देखिए अनुच्छेद 42 में क्या है, अब जो रोजगार दे रहा है उसके लिए न्याय संगत दशाएं प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद 42 में क्या हो गया, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करिए जैसे मैं आपको याद करा रहा हूं। देखिए भैया 40 में पंचायतों का गठन हो गया। अब जब पंचायत बन गई, ग्राम सभा बन गई, तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो 41 में रोजगार हो गया। अब वो जो रोजगार करने के लिए जाएंगे तो उनको क्या मिलना चाहिए, कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं मिलनी चाहिए। कार्य की न्याय संगत, कार्य की न्याय संगत एवं मनोउचित दशाएं मिलनी चाहिए। तो जहां पे आदमी काम करने जा रहा है वहां की दशाएं क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए भैया। ठीक है, वहां की दशाएं क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक, देखिए रोजगार का अधिकार पहले ध्यान से पढ़िए। अनुच्छेद 40 में क्या है कि पंचायत का गठन होगा। तो आपके ग्राम सभा में पंचायत का गठन हो गया। जब पंचायत का गठन हो गया
तो वो क्या करेगी, रोजगार देने का प्रयास करेगी जो अपने नागरिक हैं। तो गांव के लोगों को, नागरिकों को क्या करेगी, रोजगार देगी। अब जो उनको रोजगार देगी, जहां वो काम करने जाएंगी, वहां पे कार्य की न्याय संगत और क्या मनोचित क्या होनी चाहिए, दशाएं होनी चाहिए। ठीक है। तथा अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको प्रसूति सहायता भी उस स्थल पे क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। तो प्रसूति सहायता भी उपलब्ध होना चाहिए, प्रसूति सहायता भी मिलनी चाहिए। तो भैया 40, 41 और 42 कंठस्थ कर लीजिए उंगलियों पे। 40 में पंचायत का गठन हो गया। जब पंचायत का गठन हो गया तो 41 में वहां के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगारी से मुक्ति मिलने के लिए रोजगार का होना जरूरी है। विकलांगता है, अगर वृद्धावस्था है, बीमारी है, तो सहायता मिलनी चाहिए। तो मेन याद करने का तरीका यह है कि पंचायत बन गया, अब उनको रोजगार मिलना चाहिए वहां के लोगों को। तब रोजगार अगर मिला तो जहां पे वो काम करने जा रहे हैं वहां पे कार्य करने की न्यायोचित और मनोचित, न्याय संगत और मनोचित दशाएं होनी चाहिए, मतलब वहां का एनवायरमेंट होना चाहिए। प्लस अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको प्रसूति सहायता भी कार्यस्थल पे मिलना चाहिए। ये हो गई 42 की बात। चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग इसी के साथ पढ़ लेंगे अनुच्छेद 43। ठीक, अनुच्छेद 43 क्या कहता है। तो भैया 42 में आपने पढ़ा दशाएं, ठीक, और 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी। तो मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक, निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग का क्या करना, विकास करना। ठीक, तो भैया निर्वाह मजदूरी, उचित निर्वाह मजदूरी लिख लीजिए कि जो वहां पे काम करने गए हैं। याद करने का तरीका क्या बताया मैंने, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन, ठीक है, पंचायत का गठन हो गया। ठीक, 41 में क्या हो गया, रोजगार, सरकार का काम है रोजगार देगा। पंचायत, जो वहां का पंचायत बना उसका काम क्या है, रोजगार। जब पंचायत बन गई, वहां लोग निवास कर रहे हैं तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। 42 में हमने क्या पढ़ा कि कार्य करने की न्यायोचित दशाएं होनी चाहिए, कार्य करने की न्याय संगत और भैया क्या, मनोचित, मतलब मन को उचित लगने वाली दशाएं होनी चाहिए। और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए। और 43 में क्या हो गया कि जो वहां काम कर रहा है उसको उचित निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए और कुटीर उद्योगों का और विकास होना चाहिए, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर सके। तो 43 भी आपका क्लियर हो गया। और 43 के बाद अब 43 ए पढ़ना है, उसके बाद अनुच्छेद 51 तक हमको पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम अनुच्छेद 43 तक आपको उंगलियों पे रटा दिए हैं। ठीक है, 36 37 हमने पहले पढ़ा था। 38 में हमने सामाजिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 39 में हमने आर्थिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। और अनुच्छेद 40 में हमने पंचायत के गठन के बारे में पढ़ा। 41 में रोजगार के प्रबंध के बारे में पढ़ा। 42 में कार्य करने के लिए न्याय संगत और न्यायोचित या मनोचित दशाओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद 43 में उचित निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग के विकास के बारे में हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स आज हमने यहां तक पढ़ लिया है। इसके आगे अगली क्लास में जो भी डीपीएसपी में छूटा हुआ है अनुच्छेद 51 तक हम पढ़ के समाप्त करेंगे। अगर आज पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर आप शुरू से पॉलिटी के लेक्चर को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां क्लास 1 से लेके क्लास 13 तक जो अभी तक क्लास हुई है आज की, सारे लेक्चर अपलोड है क्रमशः, जहां जाके आप नोटबुक बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।